हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है और पिछले वीडियो में हमने आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी स्वतंत्र घटनाएं के बारे में बताए थे, प्लेइंग कार्ड्स भी बताए थे। आज उसी पर जो हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 13.2, आज हम लोग उनका सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन करने से पहले एक बेसिक बात आपको बताना बहुत जरूरी है। वो बेसिक बात क्या है तो सुन लीजिए। आप पढ़े होंगे, हो सकता है आप थोड़ा बहुत भूल भी गए होंगे, वही चीज हम आपको याद दिलाते हैं। ठीक है, चलिए बेसिक बात क्या, सुन लीजिए। इसका नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जिसको हिंदी में क्रमगुणित बोलते हैं। क्रमगुणित, ठीक है, हिंदी में क्रमगुणित बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या है मित्र, जैसे अगर किसी को फैक्टोरियल 5 लिखना है तो फैक्टोरियल 5 आप ऐसे भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 5 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर किसी को फैक्टोरियल 4 लिखना है तो फैक्टोरियल 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी को अगर फैक्टोरियल 100 लिखना है तो फैक्टोरियल 100 ऐसे भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 100 ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी को फैक्टोरियल x लिखना है तो फैक्टोरियल x ऐसे भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल x ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सवाल यह है कि फैक्टोरियल सॉल्व कैसे करता है, सुन लीजिए। फैक्टोरियल के अंदर कौन है, 5, तो 5 लिख लीजिए और एक कम होते होते 1 तक चल जाइए। 5 4 3 2 1, है ना। जिसका फैक्टोरियल सॉल्व करना हो उससे शुरू कीजिए और कम होते होते 1 तक चल जाइए, 1 के बाद मत जाइएगा। कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 7 दूनी 120 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 4 का फैक्टोरियल चाहिए, अच्छा दोनों तरीका यहां सेम ही लिख दिए, ठीक है। वैसे अगर 4 का फैक्टोरियल चाहिए तो 4 से शुरू कीजिए। 4 3 2 1, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है। अब स्वाभाविक बात है अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल सॉल्व करना होता है तो उस नंबर से स्टार्ट करते और कहां तक जाते हैं, 1 तक। तो सोच के बताइए, क्या आपको डायरेक्ट कभी भी 100 का फैक्टोरियल सॉल्व करने बोलेगा? 100 का फैक्टोरियल सॉल्व करने का मतलब हुआ 100 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, 1 तक। बताइए तो सोच के, क्या आपको ऐसा क्वेश्चन कह सकता है? नहीं कहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि 100 आएगा नहीं, क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन ये नहीं कहेगा कि 100 का फैक्टोरियल सॉल्व कर दो पूरा। तो कैसा आएगा, देख लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपने 100 का फैक्टोरियल सॉल्व किया तो 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97। अब मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि भाई अब हम इसके आगे नहीं जाना चाहते हैं, तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल सॉल्व करते करते जहां पे भी आपको रुकने का मन करे रुक सकते हैं, वापस वहां फैक्टोरियल लगा दीजिएगा। समझे? आप कहोगे सर हमको पता कैसे चलेगा कि रुकना कहां है? भैया क्वेश्चन को देख के बस आप पहले समझ जाइए कि अगर 100 का फैक्टोरियल सॉल्व करना है और कहीं पे रुकने का मन करेगा तो कैसे रुकेंगे। रुकना हो रुक सकते हैं, बस वापस वहां क्या लगा दीजिएगा, फैक्टोरियल लगा दीजिएगा। जैसे x का सॉल्व करना है तो अंदर में x है, लिख लेंगे। x से 1 कम x माइनस 1, इससे 1 कम x माइनस 2, इससे 1 कम x माइनस 3, इससे कम x-4,
अब मान लीजिए हमको इसके बाद नहीं जाने का मन है, तो वापस हम क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक है, तो हमने आपको ये दो चीज सिखाया कि फैक्टोरियल सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टोरियल में अगर कहीं रुकना हो तो कैसे रुकते हैं, ये बेसिक बात है। और नोट जल्दी से इसको नोट कीजिए तो, ठीक है। चल अगली बात, एक छोटा सा नोट ध्यान रखेंगे। ठीक है, नोट ये है कि 0 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा। दूसरा नोट है कि फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ होल नंबर का पॉसिबल होता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का फैक्टोरियल डिफाइंड होता है और किसी का नहीं। उसके बाद अगली चीज, फैक्टोरियल में डायरेक्ट एडिशन, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 बताओ, तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि फैक्टोरियल 15 लिख दोगे, नहीं, डायरेक्ट एडिशन नहीं होता है। तो कहोगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो भैया इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, फिर बाद में जोड़ दो, डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। कहेगा कि फैक्टोरियल 20 माइनस फैक्टोरियल 10, तो अगर आपके मन में लग रहा है कि सर डायरेक्ट इसका फैक्टोरियल 10 लिख दो, नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट माइनस भी नहीं कर सकते। आपको लग रहा हो कि फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 40, नहीं, ऐसा भी नहीं लिख सकते, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा होगा कि फैक्टोरियल 20 बट्टा फैक्टोरियल 5 बराबर फैक्टोरियल 4, नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब फैक्टोरियल डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं, डायरेक्ट माइनस भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते और डायरेक्ट डिवाइड भी नहीं कर सकते, अलग अलग करके आपको काम करना होगा। अब देखिए, ये जो सारी चीजें हम बता रहे हैं, खास करके इनको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये है बेहतरीन चीज, इसी का हमें यहां पर यूज है, वो है एनसीआर। एनसीआर है ना, एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r। यही है, इसी को समझाने के लिए हम जो है इतना बेसिक बात समझाएं, इसी का यूज है हमको। एनसीआर, एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r। कंडीशन क्या है, कंडीशन है एनसीआर का कि n जो है वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए, r भी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए, और n का वैल्यू r से बड़ा या बराबर होना चाहिए। एनसीआर का फॉर्मूला ये है और ये उसका कंडीशन है, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, और इसका वैल्यू इससे बड़ा या बराबर हो सकता है। अब सवाल ये है कि एनसीआर है क्या, सुन लीजिए, यही तो समझना है। एनसीआर का मतलब होता है सिलेक्शन, या ऐसे वेज ऑफ सिलेक्शन, वेज ऑफ सिलेक्शन of r things out of n things, ये एनसीआर का मतलब होता है। ठीक है, ध्यान सुनना, एनसीआर का मतलब होता है r थिंग्स को सिलेक्ट करने की तरीका, r थिंग्स को सिलेक्ट करने के तरीका कितने में से, n में से, मतलब n लोगों में से r लोगों को सिलेक्ट करना हो, चुनना हो, तो कितने तरीके से कर सकते हो, उसको एनसीआर बोलते हैं।
मेरी बात को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में, ऐसा समझ लीजिए जैसे मान लीजिए आपके क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट हैं, है ना। अगर आपके क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट है और 20 स्टूडेंट में से अगर आपको 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करना हो, चुनना हो, तो लिखा जाएगा 20C10, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। मान लीजिए आपके पास टोटल 15 फूल हैं, उसमें से 5 फूल चुनना है। चुनना, सिलेक्शन को हिंदी में चुनना ही तो बोलते हैं। 15 फूल है, मान लीजिए उसमें से आपको 5 फूल चुनना है, तो लिखोगे 15C5, ऐसे करके, समझे। मान लीजिए कोई आपको ग्रुप बनाना है ना, ग्रुप बनाना है। मान लीजिए 10 बॉयज हैं और 10 बॉयज में से 4 बॉयज को चुनना है, तो लिखेंगे 10C4, समझे। तो NCR जो है चुनने के तरीकों को बताता है कि टोटल n लोगों में से आपने कितना लोग चुना। तो भैया n लोग में से हम कितना लोग चुने हैं? R लोग। तो n में से R लोग कितने तरीके से चुन सकते हैं, उसी को NCR बताता है। NCR का मतलब हुआ n लोग में से R लोग आप कितने तरीके से चुन सकते हैं, उसी को NCR बताता है। जैसे अभी जो क्वेश्चन बनाएंगे, कहेगा कि मान लीजिए कार्ड, एक प्लेइंग कार्ड है, उसमें से हमको 5 कार्ड चुनना है। तो प्लेइंग कार्ड में कितने होते हैं टोटल? 52। तो 52 में से 5 कार्ड चुनना है, तो लिखेंगे 52C5 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए कहेगा कि हमारे पास 10 व्हाइट बॉल है, उसमें से 6 व्हाइट बॉल चुनना है, तो लिखेंगे 10C6, ऐसे लिखेंगे, समझे। मतलब ये जो NCR है हमें चुनने के तरीकों की संख्या को बताता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है फैक्टोरियल n/n-r इंटू r। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब भी चुनने की बात हो तो आप आराम से NCR लगा सकते हैं। n में से r लोगों को चुनना है, 20 में से 10 लोगों को चुनना है, 15 में से 5 लोगों को चुनना है, 10 में से 4 लोगों को चुनना है, 52 में से 5 लोगों को चुनना है, 10 में से 6 लोगों को चुनना है। इसका यह मतलब, समझे। नोट कीजिए, पहले इसको नोट जल्दी से कीजिए। तो चलिए, अब अगर इतना बेसिक बात समझ गए हैं तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आप भी अपना बुक निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 13.2। पिछले दिन का जो हमारा जो थ्योरी था इंडिपेंडेंट इवेंट वाला, उम्मीद है कि आप उसको रिवाइज करके आए होंगे, आना भी चाहिए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 13.2 का पहला सवाल। ठीक है, PA दिया हुआ है, PA इक्वल्स टू 3/5, PB इक्वल्स टू 1/5। तो कह रहा है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B बताइए तब जब A और B इंडिपेंडेंट हो, जब A और B स्वतंत्र हो। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जब इवेंट इंडिपेंडेंट होता है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर होगा। P ऑफ A का वैल्यू है 3/5, P ऑफ B का वैल्यू है 1/5, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3/25। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ये फॉर्मूला है, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम
and without replacement from a pack of 52 playing cards। समझिएगा, कहता है कि प्लेइंग कार्ड यानी 52 कार्ड में से 2 कार्ड चुनना है, 52 में से 2 कार्ड चुनना है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब बारी बारी, मतलब पहली बार में 1 कार्ड निकाले होंगे, उसको बाहर ही छोड़ दिए होंगे, फिर अगले बार में 1 और कार्ड निकाले होंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बारी बारी। पहले 52 में से 1 कार्ड निकाले होंगे, उस कार्ड को बाहर छोड़ दिए, फिर कितना कार्ड बच गया 51, फिर 51 में से 1 और कार्ड निकाले होंगे। 2 कार्ड निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब बारी बारी। पहले 52 में से 1 कार्ड निकाले, देख लिए, उसको बाहर छोड़ दिए, फिर अब उसमें बचा कितना 51, उसमें से 1 कार्ड निकाले, ऐसा करना है। तो बताइए तो टोटल केस कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? टोटल केस हुआ, पहले तो आप 52 में से 2 कार्ड निकालना है, तो पहले 52 में से 1 निकालोगे, उसको बाहर ही छोड़ दोगे, तो अंदर बचेगा 51, फिर 51 में से 1 कार्ड निकालोगे, है ना। 52C1 इंटू 51C1, 2 कार्ड निकल गया, 1 यहां 1 यहां। पहले 52 में से निकला, फिर 51 में से निकला। घट इसलिए गया क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं करना है, मतलब एक बार जो कार्ड निकाल लिए उसको बाहर छोड़ देना, अंदर नहीं रखना है, ठीक है। तो शुरू पहला कार्ड 52 में से निकलेगा, दूसरा कार्ड 51 में से निकलेगा। अब सवाल इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो ठीक है, आइए आप एनसीआर लगा सकते हैं। चलिए हम आपको यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। NC1 का जो वैल्यू है वो n के बराबर होता है। कैसे? NCR, n के जगह पर n है, r के जगह पे 1 है, तो लगाइए तो NCR का फॉर्मूला, तो फैक्टोरियल n, फिर n माइनस r इंटू r, यानी ऐसे लगाओगे। समझ रहे हमारी बात को? NC1 का वैल्यू n के बराबर होता है, कैसे वही हम आपको बता रहे हैं। तो पहले हम NCR का फॉर्मूला ये वाला जो हम आपको बताया था वो यहां पे लगा दिए, n के जगह पर यहां n ही है और r के जगह पर यहां 1 है। सॉल्व कीजिए। अगर n का सॉल्व करोगे फैक्टोरियल तो n, फिर उससे 1 कम n-1, नीचे में n-1 दिखाई दे रहा है, n-1 पे रुक जाओ, इससे ये फायदा होगा कि कट जाएगा। n का सॉल्व कर रहे हैं फैक्टोरियल, तो n का n हो गया, फिर n से 1 कम n-1 आया, n-1 पे रुक गए क्योंकि नीचे में भी n-1 दिखाई दे रहा है। रुकने से फायदा ये होगा कि नीचे वाला n-1 कट जाएगा, तो ये इससे कट गया, ये दोनों कट गया। कितना बचा? ऊपर फैक्टोरियल n बचा, सॉरी ऊपर सिर्फ n बचा और नीचे 1 का फैक्टोरियल 1, यानी कितना आ जाएगा? n आ गया। यानी आप याद रखिएगा कि भैया NC1 का वैल्यू जो है वो n के बराबर होता है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर कितना हो गया? 52C1 का वैल्यू 52 और 51C1 का वैल्यू 51, करेक्ट है। चलिए अब अगला देखिए, ये था टोटल केस। कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड ब्लैक हो जाए, मतलब फेवरेबल। फेवरेबल क्या है, ध्यान सुनिएगा। आइए यहां पर देख लेते हैं। चलिए फेवरेबल केस, फेवरेबल केस मतलब अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति। सुन रहे हो ना हमारा बात, समझ रहे हो कि नहीं? ये हम आपको NC1 का फॉर्मूला बता दिए, n के बराबर होता है, कैसे आए वो सॉल्व करके भी हम आपको दिखा दिए, ठीक है। तो 52C1 का वैल्यू 52 आ गया, 51C1 का वैल्यू 51 आ गया, करेक्ट है। तो ये था टोटल, टोटल में से 2 कार्ड निकालना था। फेवरेबल, फेवरेबल मतलब जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा जाए,
तो प्रोबेबिलिटी पूछा है ब्लैक कार्ड का। किसका पूछा है? ब्लैक कार्ड। अब सोच के बताइए ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। इसका मतलब पहला कार्ड 26 में से निकल सकता है और दूसरा कार्ड 25 में से निकलेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो 26C1 मतलब 26, 25C1 मतलब 25 हो गया। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो कितना है फेवरेबल भैया? 26 इंटू 25 और टोटल कितना है? 52 इंटू 51। काट दो, 26 दूनी 52 कट गया, ऊपर आ गया 25 और नीचे आ गया 102। ये आंसर हो गया। ठीक है, टोटल था ये था फेवरेबल मतलब अनुकूल स्थितियां। फिर लिखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, अनुकूल स्थिति बट्टा कुल स्थिति मतलब फेवरेबल बटे टोटल। आ गया आंसर। जल्दी से इसको पॉज करके नोट कीजिए। धीरे धीरे, हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज सीख जाएंगे आप बस। ठीक है, क्योंकि हम हर एक छोटा सा छोटा बेसिक बातें जो है आपको बताते चल रहे हैं। बस आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि NC1 का वैल्यू N के बराबर होता है। चलिए हटा दे, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सुनिएगा अच्छे से, किताब है आपके पास तो प्लीज आप भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कहता अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्राइंग विदाउट रिप्लेसमेंट। कहता है एक बॉक्स है जो ऑरेंज से भरा हुआ है, उस बॉक्स का जांच किया जा रहा है और जांच करने के लिए उस बॉक्स से 3 ऑरेंज निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब बारी बारी। एक ऑरेंज निकाल लिए, देख लिए, बाहर रख दिए, दूसरा ऑरेंज निकाले, देख लिए, बाहर रख दिए, तीसरा ऑरेंज निकाले, देख लिए, बाहर रख दिए, बारी बारी 3 ऑरेंज निकाला जाता है। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड देन बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। कहता है कि अगर उस बॉक्स से निकला हुआ तीनों ऑरेंज अच्छा होगा तो बॉक्स बेचने के लिए अप्रूव्ड कर दिया जाएगा, मतलब बेचने के लिए भेज दिया जाएगा। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। लेकिन अगर उन तीनों में से कोई भी एक खराब निकल गया तो बॉक्स रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको बेचा नहीं जाएगा। समझ के सवाल? एक बॉक्स से ऑरेंज से भरा हुआ है, उस बॉक्स में से 3 ऑरेंज निकाल करके जांच किया जाता है। बारी बारी तीनों ऑरेंज निकालते हैं, एक ही बार में तीनों नहीं निकाला जाता है, बारी बारी। अगर वो तीनों ऑरेंज गुड हो गया, अच्छा हो गया, तो बॉक्स बेचने के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर तीनों में से कोई एक खराब आ गया तो उस बॉक्स को बेचने के लिए नहीं भेजा जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस। देखो क्वेश्चन में बोला कि टोटल ऑरेंजेस कितने हैं? 15 है। उसके बाद गुड ऑरेंजेस कितने हैं? गुड ऑरेंज कितने हैं? 12 है। बैड ऑरेंज कितने हैं? ये हमने सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बैड ऑरेंज कितने हैं? 3 है। ठीक है, विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है ताकि उस बॉक्स को बेचने के लिए भेज दिया जाएगा, है ना? ये है आपके पास ऑरेंज का डेटा। तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी इस बात का बताइए ताकि उस बॉक्स को क्या कर दिया जाएगा? बेचने के लिए भेज दिया जाएगा। तो पहले एक काम करो, पहले आप टोटल केस निकालो। टोटल केस तो शुरू में क्वेश्चन में कहा गया था
टोटल केस। शुरू में क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 ऑरेंज निकालना है टोटल में से। तो टोटल कितना है भैया, हमारे पास 15 वो ऑरेंज है, उसमें से 3 ऑरेंज निकालना है बारी बारी। यानी पहला ऑरेंज 15 में से एगो निकला होगा, फिर दूसरा 14 में से एगो निकला होगा, फिर तीसरा 13 में से एगो निकला होगा। यानी इन सब का जो आंसर आ जाएगा वो 15, 14 और 13 आ जाएगा। ये हुआ टोटल केस, मतलब पूरे बॉक्स में से 3 ऑरेंज निकालने हैं बारी बारी, उसका ये केस हुआ। अब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछा किसका है, कि इस बात का पूछा है कि वह बॉक्स जो है वो बेचने के लिए भेज दिया जाएगा। तब बॉक्स बेचने के लिए कब भेजा जाएगा, जब तीनों के तीनों ऑरेंज क्या हो जाए, गुड हो जाए, यानी फेवरेबल केस। फेवरेबल केस, अनुकूल स्थितियां, ठीक है। तो फेवरेबल का मतलब हुआ जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया। प्रोबेबिलिटी इस बात का पूछा गया है ताकि वो बॉक्स को बेचने के लिए भेजना है। तो भैया बॉक्स बेचने के लिए कब भेजोगे, जब तीनों ऑरेंज क्या हो जाए, गुड। तो तीनों ऑरेंज गुड कब होगा, जब आपको कितना में से चुनना पड़ेगा, 12 में से, क्योंकि गुड वाले ऑरेंज तो आपके पास 12 ही है। अगर इसमें से 3 गो निकालोगे तब ना तीनों के तीनों गुड आएगा। यस, यानी पहला 12 गो में से 1 गो आएगा, दूसरा 11 में से 1 आएगा, और तीसरा 10 में से 1 आएगा। और इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 12, 11 और 10। अब हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल 12, 11, 10 अपॉन टोटल 15, 14 और 13। कितना हो जाएगा बताइए, 6 से 7 से, और 2 तिया 5 तिया, 5 दूनी 10। कितना हो जाएगा फाइनली, हाँ 11 दूनी 22, चौक 44, 44 अपॉन 93, 91, यानी 44 अपॉन 91 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, समझे। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कहता अ फेयर क्वाइन एंड अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड। फेयर क्वाइन मतलब होता है क्वाइन ठीक है। क्वाइन ठीक होने का मतलब एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। अनबायस्ड क्वाइन मतलब अनबायस्ड डाइस, डाइस भी ठीक है, पासा भी ठीक है, मतलब सब पासा पे जो नेचुरल पासा होता है 1 से लेकर के 6 तक लिखा हुआ हो ना, वैसा ही पासा है। मतलब किसी प्रकार का खोटा नहीं है, न सिक्का खोटा है न पासा खोटा है, दोनों ठीक है। आर टॉस्ड, क्वाइन को भी उछाला गया और पासा को भी उछाला गया। लेट ए बी द इवेंट हेड अपेयर ऑन द क्वाइन एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। अच्छा, ए जो है इस बात का इवेंट है कि क्वाइन पर हेड आवे, और बी इस बात का इवेंट है कि डाइस पर 3 आवे। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो चेक करना है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। ठीक है, आइए बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले काम करते हैं कि टोटल केस लिख लेते हैं, सैंपल स्पेस वाला केस लिख लेते हैं। एक डाइस उछाला गया है, अ फेयर क्वाइन एंड डाइस आर रोल्ड। एक क्वाइन उछाला गया है और एक डाइस उछाला गया है।
तो दोनों का जो सैंपल स्पेस लिखेंगे डैश और कॉइन का, कैसे कैसे होगा। क्वाइन और डैश उछाला गया, तो हो सकता है मान लीजिए कि हमने क्वाइन उछाला, क्वाइन पर हेड आया, ठीक है, तो हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है, हेड के साथ 6 भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद टेल, टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है और टेल के साथ 6 आ सकता है। मतलब क्वाइन और डाइस का यही केस बन सकता है, एक क्वाइन उछाला गया और एक डाइस उछाला गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए उसको बोलेंगे ताकि क्वाइन पर क्या रहे, हेड रहे। ए जो है वो हेड वाले को कहा गया है, तो हेड में कौन कौन है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है। बी में कौन है, बी उसको कहा गया है जिसपे डाइस पर 3 रहे, तो डाइस पर 3 वाला कौन है, एक H3 है और एक T3 है, बस। अब दोनों का इंटरसेक्शन भी लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी बता दो, तो ए और बी में मैच करने वाला सिर्फ कौन है, H3 है, ठीक है। हमें इंडिपेंडेंट पता करना है, तो सबका निकालो प्रोबेबिलिटी बारी बारी। चलो पहले ए का बता दो, तो पहले ए का बताओ प्रोबेबिलिटी, तो बताइए। तो इसका मतलब हुआ ए का नंबर बटे टोटल, तो ए में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है, टोटल यहां से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1/2 आ जाएगा पी ए का वैल्यू। फिर पी बी निकाल लीजिए, मतलब बी का नंबर बटे टोटल, बी का नंबर कितने हैं 2 और टोटल कितने हैं 12, कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है। उसके बाद बताइए ए इंटरसेक्शन बी का निकाल लीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी का निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर है, 1 और टोटल कितने हैं 12। अब हमको पता करना है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो भैया इंडिपेंडेंट कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर हो जाए, तब तो। यस सर, करके देख लेते हैं। तो बताइए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/12 है, पी ऑफ ए का वैल्यू 1/6 है, पी ऑफ बी का वैल्यू पी ऑफ ए का वैल्यू 1/2 है और पी ऑफ बी का वैल्यू 1/6 है। अगर ठीक से देखोगे तो LHS भी 1/12 आ रहा है और RHS भी 1/12 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर हो गया, और अगर हो गया इसका मतलब ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये बात सिद्ध हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, समझे, जल्दी से नोट कीजिए।
जब भी इंडिपेंडेंट प्रूफ करना हो तो अपना तीनों फैक्टर निकाल लीजिए, पी ए निकाल लीजिए, पी बी निकाल लीजिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। देख लीजिए अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर हो गया, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 5 की। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। आराम से सीखिए, समझिए चीजों, कोशिश आप भी कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। कहता अ डाई मार्क 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। अच्छा, एक डाइस पर जो है 1 2 3 रेड कलर से लिखा गया है, मतलब रेड कलर वाला जो नंबर है वो कौन कौन है, 1 2 3 है, और ग्रीन कलर वाला जो नंबर है वो कौन कौन है, 4 5 6 है। ये रेड कलर का नंबर है, ये ग्रीन कलर का नंबर है। तब कहता है कि डाइस को उछाले हैं, तो डाइस को उछालेगा तो आपको पता है 1 से लेके 6 तक कुछ ना कुछ आएगा। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। चलिए पहले डाइस को उछाल लीजिए, तो डाइस को उछालिएगा तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आएगा, करेक्ट है। चलिए अब सुनिए ए के बारे में क्या कहा गया। ए एक इवेंट है, उसके बारे में कहा गया है कि ए बी द इवेंट द नंबर इज इवेन। मतलब ए में इवेन है, तो बताओ तो उस सैंपल स्पेस में से इवेन कौन कौन है, 2 4 6। इवेन मतलब सम संख्या। चलिए अब बी के बारे में क्या कहा गया है। बी के बारे में कहा गया कि बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड। बी में रेड वाला नंबर है, तो रेड वाला नंबर कौन कौन है, 1 2 3 है। तब आपको पता करना है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। रेड कलर से कौन लिखा है, ग्रीन कलर से कौन लिखा है, फिर पासा को छालने पर क्या आएगा, सब लिख दिए। ए में इवेन वाला है, बी में रेड वाला है, ऐसा बोल रहा था क्वेश्चन, हमने सब लिख दिया। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन बताओ, तो ए इंटरसेक्शन बी बताओ। इन दोनों में मैच करने वाला सिर्फ जो है 2 है। अब सबका निकालो प्रोबेबिलिटी बारी बारी। तो बताइए पी ऑफ ए कितना होगा, तो ए को सपोर्ट करने वाला 3 लोग हैं और टोटल 6 है, तो आ गया 1/2। पी ऑफ बी कितना होगा, बी को सपोर्ट करने वाला 3 लोग और टोटल 6, कितना आ जाएगा, 1/2। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने लोग, 1 और टोटल 6, 1/6। अब चेक कीजिए इंडिपेंडेंट के लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है 1/6 है, अब पी ऑफ ए जो है 1/2, अब पी ऑफ बी भी 1/2। तो LHS में आ गया 1/6, RHS में आ गया 1/4। बताओ पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS और RHS बराबर नहीं हुआ, मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर नहीं है P ऑफ A इंटू P ऑफ B के। इसका यही मतलब हुआ कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है बराबर नहीं है P ऑफ A इंटू P ऑफ B के, और जब बराबर नहीं है तो इंडिपेंडेंट भी नहीं होगा। Therefore A and B are not independent, not independent events। इसीलिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। हो गया, चलिए पॉज कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। चलिए कर ली।
आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ई और एफ दो इवेंट है जिसमें पीई का वैल्यू 3/5 है, पीएफ का वैल्यू 3/10 है और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू 1/5 है। आपको पता करना है कि क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है, चेक करना है। तो भैया इंडिपेंडेंट होने के लिए पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू है वो पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू 1/5 है, पी ऑफ ई का वैल्यू 3/5 है और पी ऑफ एफ का वैल्यू 3/10 है। अगर आप ठीक से देखोगे तो ये 1/5 बराबर 9/50। क्या दोनों बराबर है? नो सर, नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F जो है वो बराबर नहीं हुआ P ऑफ E इंटू P ऑफ F के। और जब दोनों बराबर नहीं हुआ इसका मतलब यह हुआ कि E एंड F are not independent events। E और F स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। चलो, ये हो गया कहां तक? 6 तक की कहानी हो गई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, है ना। चल आइए, चल क्वेश्चन नंबर 7 गिवन दैट PA बराबर 1/2 है, P ऑफ A यूनियन B बराबर 3/5 है, P ऑफ B बराबर P है। तब क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन P फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। कब? जब A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझे? हमको फाइंड करना है कौन? P का वैल्यू फाइंड करना है। कब फाइंड करना है जी? जब A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। याद करिए, हम आपको बताए थे परस्पर अपवर्जी का मतलब होता है कि A इंटरसेक्शन B का जो वैल्यू है वो 5 होना चाहिए। इसका यह मतलब हुआ कि A इंटरसेक्शन B की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होना चाहिए। स्वाभाविक बात है, जब A इंटरसेक्शन B में कुछ है ही नहीं तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसे A इंटरसेक्शन B 5 के बराबर है और 5 का प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितना? 0। चलिए, PA दिया है, P यूनियन B दिया है। देख लो, यहां यूनियन दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि P ऑफ A यूनियन B का जो फॉर्मूला होता है वो P ऑफ A प्लस P ऑफ B
माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। ओके सर, रखिए सबका वैल्यू। पी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू 3/5 है, पी ऑफ ए का वैल्यू 1/2 है, पी ऑफ बी का वैल्यू p है, और ये तो 0 है, तो खत्म करो इसको। आइए सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए। चलिए, प्लस में रहा था माइनस में, तो p बराबर 3/5 और माइनस 1/2। एलसीएम लोगे तो यहां पे आ जाएगा 10, तो 5 दूनी 10 तो 6, 2 पंचे 10 तो 5। इसका मतलब p का जो वैल्यू आ गया वो 1/5 आ गया। इस केस में p का वैल्यू 1/5 आ गया। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में बोला है कि a एंड b आर इंडिपेंडेंट, a एंड b आर इंडिपेंडेंट, मतलब a और b स्वतंत्र घटना है, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है भैया, इंडिपेंडेंट में होता है कि p ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर p ऑफ a इंटू p ऑफ b के बराबर होता है। ओके सर, तो फिर से लगाइए वही फॉर्मूला, p ऑफ a यूनियन b बराबर p ऑफ a प्लस p ऑफ b और माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, चलिए लगा दिए, रखिए सबका वैल्यू। a यूनियन b का वैल्यू 3/5 है, p ऑफ a का वैल्यू 1/2 है, p ऑफ b का वैल्यू p है। ये क्या हो गया, ठीक, a यूनियन b का वैल्यू 3/5, p ऑफ a का वैल्यू 1/2, p ऑफ b का वैल्यू p माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। p ऑफ a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है, p ऑफ a इंटू p ऑफ b के बराबर है। तो भैया p ऑफ a का वैल्यू 1/2 है और p ऑफ b का वैल्यू p है, बात खत्म। कितना हो गया, चलिए, तो 3/5, ये प्लस में रहा था माइनस में 1/2 बराबर, उधर कितना बचा, p माइनस p/2। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आया था पिछली बार, ओहो 1/10 ना, यहां 1/10 ना प्यारे। हाँ सर, आप ही गलती लिखे हो, क्षमा कर दीजिए, 1/10 ना। तो पिछली बार 3/5 इसका एलसीएम लिए थे तो 1/10 आया था, और p में से p/2 घटाओगे तो p/2 बचेगा, तो 2 पंचे 10 कट जाएगा, यानी p का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1/5 आ जाएगा। यानी फर्स्ट केस में 1/10 आया और सेकंड केस में 1/5 आया। चलिए बहुत बढ़िया है, इस केस में 1/10, इस केस में 1/5। गलती से हम यहाँ पे 5 लिख दिए थे, माफ कर दीजिएगा। अब तो देख ही रहे होंगे कैलकुलेशन। ओके सर, वो तो सर हम देख ही रहते हैं कि आप कहां कहां मिस्टेक करते हो जी, देखना भी चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते 8 की, पॉज करें और नोट करें। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था अभी तक में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन में दे दिया है कि A और B इंडिपेंडेंट है, मतलब A इंटरसेक्शन B का जो वैल्यू होगा वो P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर होगा, कोई शक वाली बात नहीं है। उसके बाद P ऑफ A का जो वैल्यू दिया है वो 0.3 दिया हुआ है, P ऑफ B का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है। तब कुछ फाइंड करने के लिए कहा गया है। सबसे पहला चीज कहा गया है फाइंड करने के लिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो आपको पता है। तो भैया A इंटरसेक्शन B का जो वैल्यू हो जाएगा वो डायरेक्ट P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है इसलिए। इसका वैल्यू है 0.3, इसका वैल्यू है 0.4,
मल्टीप्लाई करोगे तो 0.12 आ जाएगा, आंसर खत्म। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में यूनियन पूछा है, तो P ऑफ A यूनियन B का जो वैल्यू होता है फॉर्मूला P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। तो ये है 0.3, 0.4 अब माइनस 0.12, ये आ जाएगा 0.7 अब प्लस 0.12, माइनस कर लो दोनों को। तो 0.7 में से 0.12 माइनस करोगे तो 8 2 10, बचा कितना 6, 6 में से गया 5, मतलब 0.58 कितना अच्छा जोर, अच्छा माइनस ना करना है यार, यहां प्लस कैसे आ गया, चलिए 0.58 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है, थर्ड में क्या पूछा है, A बाय B पूछा है। P ऑफ A बाय B, इसका फॉर्मूला आपको पता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। भैया A इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना आया है 0.12, अब P ऑफ B का वैल्यू कितना आया है 0.4, दोनों को काटोगे तो 0.3 आ जाएगा। चलिए 4 नंबर, फिर B बाय A पूछा है, P ऑफ B बाय A पूछा, इसका फॉर्मूला P ऑफ B इंटरसेक्शन A अब बट्टे P ऑफ A। भैया B इंटरसेक्शन A का जो वैल्यू है, B इंटरसेक्शन A बोलो या A इंटरसेक्शन B बोलो, बात बराबर है 0.12, और A का जो वैल्यू है 0.3, दोनों कट करोगे तो 0.4 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 4 सवाल था और चारों हमने बना दिया, चारों हमने आपको बना दिया। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे करेंगे खत्म, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के आगे एक्सरसाइज 13.2 का ही, अगले वीडियो तक में ये चैप्टर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कैसे चलता है। चलिए तो लास्ट में ही कहेंगे कि अगर आप सभी को इस चैनल का काम पसंद आता हो तो इस चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, क्योंकि बगैर आपके प्यार का इस चैनल का कुछ नहीं हो सकता। आप अगर सपोर्ट करोगे बहुत कुछ हो सकता है। और आप भी लास्ट में पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।